हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को एसकेएमयू सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री मेजर 4 का क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग का प्रीवियस सेशन का है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोग कवर कर लेते तो 50% क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम, यानी 70 मार्क्स का एग्जाम हो तो 75 मार्क्स का, तो 35 प्लस आप लोग को कह सकते हैं 40 प्लस मार्क्स आप लोग यहाँ से गेन कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं आप लोग को। आप लोग का एग्जाम जैसे कि पैटर्न जानते होंगे, 15 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप लोग को 4 बनाना होता है। लेकिन ये जो पेपर आप लोग को करा रहे हैं, इसमें 8 क्वेश्चन, कितने 8 क्वेश्चन दिया गया था। कितना? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में फिक्स है आप लोग के एग्जाम में 3 क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। यही जो बता रहे हैं आप लोग को क्वेश्चन दिखाएंगे, वो यही क्वेश्चन देखने के लिए। और साथ में ये 2 मार्क्स, जो 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है, उसमें 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन दिया है। कितना दिया है? 4 क्वेश्चन। चलिए, आप लोग अगर ये पेपर आप लोग कर लेते हैं तो फिक्स है, जो आप लोग को बोले 40 से प्लस मार्क्स आप लोगों को इसी वीडियो से आ जाएगा, यानी क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं पहले आप लोग को क्वेश्चन पेपर। देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पहला प्रश्न है, 1 मार्क्स आप लोग को मौखिक आंसर बता देते हैं। अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी। देखिए, अल-बिरूनी आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। अरबी अल-बिरूनी, और पूछ लिया जाए किताब उल हिंद के लेखक, आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या नाम दिया है? अल-बिरूनी लेखक हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, किस सुल्तान ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया? तो इसका आंसर कराया, सॉरी। तो किस सुल्तान ने कराया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन। थोड़ा लिख लीजिएगा, दिक्कत हो रहा है। ऐबक, थोड़ा समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है, देवी सिद्धांत क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस क्या है पहले बता दें। तो आप लोग का सिलेबस है दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ना है आप लोग को? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए, कौन कौन से प्रमुख कह सकते हैं शासक थे, उन सब के विषय में आप लोग को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत आप लोग जानते होंगे कितना से कितना चला था? तो 1206 से कितना चला था? 1526। बस यही काल आप लोग को पढ़ना है, 1206 से 1526 तक। इतना ही आप लोग का सिलेबस है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह सकते हैं कौन क्वेश्चन हो गया? ये क्वेश्चन आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। तो आप लोग सिलेबस जानेंगे, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश थे, जितने भी प्रसिद्ध शासक थे, उन सब के विषय में पढ़ना है। उसी से क्वेश्चन भी आए हैं। चलिए आप लोग को क्वेश्चन भी दिखाते हैं तो आप लोग समझ पाएंगे। देवी सिद्धांत क्या है? तो देवी सिद्धांत ये एक राजनीतिक अवधारणा थी। आप लोग को बता देते हैं, इसका आंसर बनेगा 10-15 लाइन में, सॉरी 10-15 लाइन कह रहे हैं, 10-15 वर्ड में लिखना है आप लोगों को। कैसे? देवी सिद्धांत क्या था? देवी सिद्धांत एक राजनीतिक अवधारणा था, जिसके अंतर्गत राजा को राज्य पर शासन करने की शक्ति मानवीय नहीं, यानी मानव द्वारा नहीं दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो ईश्वर के द्वारा दिया गया था। वही है देवी सिद्धांत। तो एक बार और आप लोग को बता देते हैं। पूछा जाए देवी सिद्धांत क्या है, तो देवी सिद्धांत हो जाएगा, राजा को राज्य पर शासन करने का अधिकार मानवीय नहीं, भगवान यानी कह सकते हैं ईश्वर द्वारा प्राप्त है। तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर प्रश्न देखते हैं, बाजार पर नियंत्रण कायम करने के लिए कौन करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। MBT शॉर्ट में कहते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि आप लोग को बताएं क्या पढ़ना है आप लोग को। आराम शाह, आप लोग जानते हैं आराम शाह किस वंश से? ये दास वंश से था। दास वंश यानी दास वंश और गुलाम वंश आप लोग जानते हैं। पहला कह सकते हैं वंश कौन दिल्ली सल्तनत पर राज किया था? तो दास वंश, यानी दास वंश को ही क्या कहा जाता है? गुलाम वंश। याद रखिए। और वही गुलाम वंश का पतन क्यों हुआ, उसी के बारे में आप लोग को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। पहला में अरमान शाह, ये आप लोग जानते हैं रजिया सुल्तान, उसके बाद एक शासक या 2 शासक के बाद शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी, जो आप लोग को बताएं सबसे कह सकते हैं डेंजर शासक। और तीसरा 5वां क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, अमीर खुसरो पर टिप्पणी लिखें। ये मोहम्मद बिन तुगलक और उससे पहले जो शासक हुए थे उन सब पर
अपनी किताब लिखते थे। चलिए आप लोग को बताते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 15 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए आप, 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है सुल्तनत कालीन इतिहास के स्रोतों में विदेशी यात्रियों के विवरणों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है इल्तुतमिश, आप लोग जानते हैं इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद किसने शासन यानी कह सकते हैं शासन किया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने किया था। चलिए आप लोग को बताएंगे डायरेक्ट आंसर बताते समय। फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। और 9वां प्रश्न है, देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है, आप लोग एक बार गन लीजिए। 6 नंबर एक क्वेश्चन हो गया, 7 2 8 3 9 4 10 5 और ये 11 6 ये 7 हो गया, 12 7 हो गया और 13 8 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। अब हो सकता है 6 ही क्वेश्चन मिले, तो आप लोगों को 8 क्वेश्चन करा देंगे तो फिक्स इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। जो आप लोग को 8 क्वेश्चन करा है इन्हीं में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख लिए, प्रश्न देख लिए। 13वां प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए हम बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए इल्तुतमिश के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। हो सकता है ये पूछ लिया जाए, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पूछ सकता है, और ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा 6 नंबर। ये 6 नंबर 7 नंबर अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्वेश्चन आएगा। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा अलाउद्दीन खिलजी के विषय में आएगा, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आए। 10 नंबर हो गया भक्ति आंदोलन कालीन। देखिए और मोहम्मद तुगलक के विषय में क्वेश्चन पूछ सकता है। यही 4-5 क्वेश्चन आप लोग इसमें बढ़िया से कर लीजिए। ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन बढ़िया से कर लीजिए, और जो ये सब है इस सबको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से कर सकें। चलिए अब आंसर देखते हैं। जो अब पहला क्वेश्चन आप लोग को बताए थे 5 मार्क्स का, उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आराम शाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ देख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं, यानी पढ़ते हैं क्या है। आराम शाह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश आप लोग याद रखिए, गुलाम वंश या दास वंश, या इंग्लिश में बोले तो स्लेव डायनेस्टी। तो जो भी पूछा जाए तो गुलाम वंश उसका मीनिंग हो जाएगा, यानी कुछ भी दिया जाए तो गुलाम वंश याद रखिएगा। एक अल्पकालीन शासक था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो आप लोग को बताएं, वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था या केवल उसका उत्तराधिकारी। यानी यह क्लियर नहीं था कि जो आराम शाह है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है या नहीं है, या केवल उत्तराधिकारी में, जैसे कि राजा के बाद जो राजा बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी। आराम शाह में एक सफल शासक के आवश्यक गुणों का अभाव था, यानी जो आराम शाह था उनमें कह सकते हैं सफल शासक के गुण नहीं थे। वह ना तो प्रशासन को व्यवस्थित कर सका, यानी ना ही प्रशासन यानी कैसे चलाना है, कैसे कार्य करना है, वो सबको मैनेज नहीं कर पाया, और ना ही तुर्क अमीरों का विश्वास जीत पाया। उसके शासनकाल में राज्य में अराजकता और संतोष फैल गया। दिल्ली के प्रमुख सरदारों ने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया। इल्तुतमिश ने युद्ध में, यहाँ है आगे बढ़ते हैं, इल्तुतमिश ने युद्ध में आराम शाह को पराजित किया। आप लोग बढ़िया से अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। पहला शासक कौन था? पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन बना था? आराम शाह, और आराम शाह बना था, आप लोग याद रखिए। चलिए आप लोग को डेट भी बताते हैं। तो कुतुबुद्दीन जब शासन कर रहा था तो कुतुबुद्दीन का शासनकाल था 1206 से 1210, और इसका मृत्यु हो जाने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाने के उसके बाद बना शासक कौन? आराम शाह बना। और आराम शाह ये कहाँ शासन करता था? तो लाहौर में करता था। कहाँ करता था? लाहौर में। लेकिन जब, और इसका शासनकाल पहले याद रख लीजिए 1210 से 1211, और ये शासन कर सकते हैं कि आप, जैसा कि आप लोग पढ़े, कुशल नहीं था, यानी सक्षम नहीं था। तो क्या किया, इसके पर कौन हमला कर दिया था? तो इल्तुतमिश ने हमला कर दिया था। और इल्तुतमिश कहाँ था? तो इल्तुतमिश आप लोग जानते होंगे, इल्तुतमिश कहाँ शासन किया? लाहौर पर हमला करके, यानी सुल्तान खुद बन गया। इल्तुतमिश ने जैसा कि बताएं अरब शाह पर कह सकते हैं हमला करके अब जो लाहौर में शासन होता था वो कहाँ ला लिया? दिल्ली। तो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन माना जाता है? तो इल्तुतमिश। अगर पूछ लिया जाए कभी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। और इसका शासनकाल 1211 से शुरू हुआ था। ये कह सकते हैं 6 महीना शासन किया था। जो आराम शाह है ये 6 महीना शासन किया था, लेकिन ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया। जैसे आप लोग को बता सकें तो 1210 से 1211 तक माना जाता है, और 1211 से इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार आराम शाह के शासन बहुत ही कम समय तक चला था। जैसे कि आप लोग को बताएं 6 माह पूछा जाए अगर तो 6 माह बता सकते हैं। उसका शासन यह सिद्ध करता है कि केवल वंशानुगत अधिकार से राज्य को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। वंशानुगत आप लोग समझते होंगे, वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो वह केवल शासन नहीं चला सकता है, इसमें बताया गया, बल्कि योग्य नेतृत्व यानी अच्छा नेतृत्व होना चाहिए, प्रशासनिक क्षमता उनकी भी आवश्यकता होती है। आराम शाह के पतन के बाद इल्तुतमिश के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत को स्थिरता और मजबूती प्राप्त हुई। यहाँ से देख सकते हैं, अगर पूछा जाए तो आप लोग इसी प्रकार बढ़िया से लिख दीजिएगा। प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। दास वंश और गुलाम वंश के पतन के कारणों पर संक्षिप्त कह सकते हैं संक्षेप में वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए जब भी पूछा जाए किसी मान लीजिए कोई भी वंश है, पतन क्यों होगा यानी समाप्त हुआ वंश क्यों हो जाता है, तो आप लोग यह साधारण सा आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई वंश कैसे समाप्त हो जाएगा, तो मान लीजिए मतलब देखिए वंश कैसे समाप्त होगा, अगर कह सकते हैं राजा वहाँ कमज़ोर हो गया। अब धीरे धीरे जैसे कि राजा कह सकते हैं एकदम नेतृत्वशाली नहीं है, बढ़िया से प्रशासन को मैनेज नहीं कर पा रहा है, कैसे अपना जो सैनिक है वो मजबूत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा जो कह सकते हैं दूसरे शासक हो गए हैं वो हमला करके वहाँ के का सत्ता अपने हाथ में कर लेंगे। तो जब भी आप लोग को पूछा जाए किसी भी वंश का पतन के बारे में बताना था, वहाँ कह सकते हैं मजबूत शासक नहीं था, सेना कमज़ोर हो गई थी, ये आप लोग अपने से बनाकर आंसर लिख सकते हैं। बिना कह सकते हैं थोड़ा 1-2 फैक्ट याद होना चाहिए, जैसे कि राजा का नाम ये सब याद होना चाहिए, ताकि आप लोग आसानी से बिना पढ़े भी ये सब कह सकते हैं, बिना पढ़े भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। देखिए राजा के शासन कैसे समाप्त हो जाएगा, वहाँ अगर नेतृत्वशाली कमज़ोर रहेगा, धन की कमी रहेगा, और कह सकते हैं जैसे कि सेना कमज़ोर रहेगा, तो क्या होगा, दूसरे जो शासक मजबूत शासक होंगे वो हमला करके वहाँ से शासन अपने हाथ में कर लेंगे। तो जब भी पतन होता है तो यही कारणों से होता है। तो आप लोग यह कारण याद रखिएगा क्यों पतन होता है, आप लोग थोड़ा अपने से सोचिएगा। अब फिक्स से आप लोग आंसर लिख दीजिए, 1-2 फैक्ट लिख दीजिए, फिक्स से आप लोग को 4 या 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा। चलिए अब आंसर देखते हैं। पतन आप लोग याद रखिए डायरेक्ट पॉइंट, क्योंकि मजबूत शासक नहीं था, सेना कमज़ोर हो गई थी, वो धन की कमी होने लगी थी, ये सब आप लोग याद रखिए। और ये बस यही सब लिख देना है, और अच्छे शासक नहीं थे, यही सब आप लोग को लिख देना। चलिए थोड़ा जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है नहीं उतना। दास वंश के पतन के पीछे अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक कारण थे, जैसा कि आप लोग को बताएं। इल्तुतमिश के बाद योग्य उत्तराधिकारी का अभाव सबसे प्रमुख कारण था, यानी जो इल्तुतमिश शासक हुआ था आप लोग को बताएं, उसके बाद यानी कह सकते हैं मजबूत शासक नहीं मिला था। उसके बाद आने वाले अधिकांश शासक यानी जितने भी शासक थे कमज़ोर और अयोग्य सिद्ध हुए, यानी अनकैपेबल थे, जिसके कारण केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती चली गई, यानी जो सत्ता केंद्र में कह सकते हैं थी वो कमज़ोर होती चली गई। तुर्क अमीरों की चहलगामी दल अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, वे सुल्तानों के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। उत्तराधिकारी के लिए लगातार संघर्ष होते रहे, जिसमें शासन व्यवस्था अस्थिर हो गई। प्रांतीय गवर्नरों ने भी अवसर पाकर स्वतंत्र होने का प्रयास। मंगोलों आक्रमण ने सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर किया तथा सेना की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं, देखिए इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, 40 सुल्तान का एक कह सकते हैं समूह बनाया था, जिसे चहलगामी कहा जाता था। तो वह क्या करता था, 40 ऐसे सुल्तान बनाए थे जो अपने जो क्यों बनाया था, ताकि सेना मजबूत हो। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। वह क्या किया, 40 सुल्तान बना लिया, उसने क्या कर दिया, बगावत कर दिया धीरे धीरे। आप लोग अगर बढ़िया से हिस्ट्री पढ़ेंगे 1206 से 1206 से 1296 तक, तो जो ये दास वंश है इसका समाप्त होने का प्रमुख कारण कौन मिलेगा, तो वही 40 सरदार, जिसके बारे में यहाँ बात हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम शासक कौन था, केकूबाद, याद रखिए, ये सब फैक्ट है, ये सब आप लोग को याद रखना है। विलासी था, विलासी मतलब छोड़िए ये सब जीवन, एकदम सब भोग करने पर क्या कह सकते हैं, तो विलासी वो हो गया। अयोग्य था, जिसके कारण प्रशासन पूरी तरह शिथिल हो गया। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी
ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। तो आप लोग याद रखिएगा खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1290, यानी कह सकते हैं 1206 से 1290 तक गुलाम वंश यानी कह सकते हैं दास वंश का शासनकाल था। याद रखिएगा 1290, और यहाँ से 1290 से पढ़िएगा 1320 तक खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासनकाल कह सकते हैं। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार कमजोर नेतृत्व, जो आप लोग को बताएं, आंतरिक कलह यानी आंतरिक कह सकते हैं, मतभेद कह सकते हैं, अमीरों की महत्वाकांक्षा और प्रशासनिक अव्यवस्था दास वंश के पतन के मुख्य कारण बने। तो आप लोग देख सकते हैं सेम पॉइंट है। कमजोर नेतृत्व यानी कह सकते हैं कमजोर शासक, आंतरिक कलह यानी जो राज्य के भीतर मतभेद हो रहे थे, अमीरों की महत्वाकांक्षा यानी जो 40 सुल्तान बताएं वही अमीर थे, और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि आप लोग को बताएं प्रशासन व्यवस्था अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए थे। तो आप लोग यही पॉइंट लिख दीजिएगा, एक दो फैक्ट याद रखिएगा, बस हो गया, आंसर बन जाएगा आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4वां प्रश्न देखते हैं, यानी दूसरा प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या थी? यह भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए एक बार बढ़िया से कह सकते हैं, बढ़िया से थोड़ा तेज में पढ़ देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल नीति का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमणों, सॉरी ये क्वेश्चन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिए बढ़िया से। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली सल्तनत को मंगोलों आक्रमणों से सुरक्षित रखना और साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत करना था। उसके शासनकाल में मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु उसने कठोर सैन्य नीति अपनाकर उन्हें सफल नहीं होने दी। यानी आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल था उसमें लगभग आप पढ़िएगा सब 20-22 बार, कितना बार, 20-22 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो उससे सुरक्षित रहना था, यानी सुरक्षा करना था अपना सीमाओं को, तो उसने एक नीति बनाई थी। चलिए बताते हैं आप लोग को। तो उस नीति के अंतर्गत उन्होंने एक विशाल सेना, अस्थाई सेना मतलब क्या हो गया, यानी जब तक रहेगा तब तक, यानी स्थायी मतलब क्या हो गया, परमानेंट कह सकते हैं, गठन किया तथा सैनिकों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था की। यानी जैसे कि महीना वो सब क्या हो गया, नियमित वेतन हो गया। घोड़ों पर दाग लगाने, यानी घोड़ा का पहचान कैसे हुआ, तो घोड़ा पर दाग लगाया करते थे, दाग प्रणाली जिसे कहा जाता था। और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने, यानी सैनिक में क्या खूबी है, जैसे कि होता है किसी के माथे पर तिल, शायद में तिल, तो उसमें हुलिया दर्ज यानी कैसा है, तो सैनिक का हुलिया लिखा जाता था, की व्यवस्था लागू की, जिसमें सेना में अनुशासन बना रहा। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत किलों का निर्माण कराया, यानी जो सीमा क्षेत्र थे उनमें क्या किया, किला का निर्माण कराया। और आगे पॉइंट है, पुराने किलों की मरम्मत कराई। सेना के खर्च को नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू की। जो आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आया था, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की, तो यहाँ देख सकते हैं किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती उपलब्ध हो सके, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब सस्ती हो रहे। मंगोल बंदियों के साथ कठोर व्यवहार किया गया ताकि भविष्य में वह पुनः आक्रमण करने साहस ना कर सके। उसकी दूरदर्शी नीति के कारण मंगोल दिल्ली पर स्थायी अधिकार समाप्त नहीं कर सके और सल्तनत सुरक्षित रही। इसी प्रकार आप लोग को मंगोल आक्रमण के बारे में बता देना है। 5वां प्रश्न है और कह सकते हैं आखिरी प्रश्न है। अमीर खुसरो पर टिप्पणी लिखें। ये चलिए थोड़ा इसको भी तेज में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत का एक महान कवि, साहित्यकार, संगीत इतिहासकार तथा सूफी संत थे। उनका जन्म 1293 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। वे प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, या पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों के दरबार में रहकर साहित्य और इतिहासकार की महत्वपूर्ण रचनाएं की। उनकी प्रमुख कृतियों में खजाइन उल फुतूह, यानी सब क्या है, जो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया कह सकते हैं कृति है, उनके द्वारा कह सकते हैं किताब या कहानियाँ, ये सब है। तो खजाइन उल फुतूह, नूह सिपीहर, तुगलकनामा, ये आप लोग याद रखिए क्या है, तुगलकनामा हो सकता है ये पूछ लिया जाए। आशिका और है आदि, यानी और अनेक थे। आप लोग देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे 7 से 8 कह सकते हैं कृतियाँ लिखी थी या किताब कह सकते हैं। उन्हें फारसी भाषा के महान कवि माना जाता है, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को और लोक भाषाओं को
भी अपनी रचनाओं में सम्मान दिया। संगीत के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। परंपरा के अनुसार उन्हें कव्वाली के विकास तथा सितार विकास से भी जोड़ा जाता है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज यानी उसी दौर के समाज के बारे में, संस्कृति उन सब का क्या था, प्रशासन क्या था, कैसा था, राजनीति कैसा था, घटनाओं का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय और फारसी संस्कृति में समन्वय यानी दोनों संस्कृति वहाँ मिला जुला कर सकते हैं में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए उन्हें भारतीय संस्कृति इतिहास का अमूल्य रत्न माना जाता है। ये भी याद रखिए, अमूल्य रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हैं, सल्तनत कालीन इतिहास के नहीं। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो बढ़िया देखिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग को पढ़ ही लेना है। यानी पूरा दिल्ली सल्तनत काल में इतिहास के स्रोतों और विदेशी यात्री यानी दिल्ली सल्तनत का इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, विदेशी यात्रियों का विवरण की भूमिका बताना है। यानी जो विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए थे उस दौर में कौन कौन से किताब लिख के गए, तो उन्हीं के विषय में बताना है। तो सल्तनत कालीन इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। मध्यकालीन भारत में अनेक विदेशी यात्री, विद्वान, व्यापारी तथा राजदूत विभिन्न उद्देश्यों से भारत आए और उन्होंने यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में विस्तृत वर्णन किया। इन यात्रियों के विवरणों से तत्कालीन भारत की ऐसी अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती है जिनका उल्लेख अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में नहीं मिलता। इसीलिए इतिहासकार इन विवरणों को अत्यंत उपयोगी और विश्वसनीय स्रोत मानते हैं। देखिए, पहले जब आप 15 मार्क्स का आंसर लिखिए तो क्या कीजिए, पहले आप लोग इंट्रो लिखना है। यानी पहले एक बारी जैसा कि कह सकते हैं, एक बार में आप लोग को आंसर नहीं लिख देना है। पहले उस सब के विषय में थोड़ा आप लोग को कुछ, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसमें बताया गया इतिहास या स्रोत विश्वसनीय माने जाते हैं, नहीं मिलते हैं ऐसे स्रोत अन्य विवरणों में, तो ये सब लिखना है पहले आप लोग को। उसके बाद आंसर शुरू करना है दूसरा लाइन से। अल बिरूनी जैसे कि कह सकते हैं प्रसिद्ध ये जो यात्री थे इबन बतूता मोरक्को से आए थे। ये अरब देशों से आए थे अल बिरूनी। इबन बतूता, मार्को पोलो ये इटली से आए थे। अब्दुल रज़ाक ये भी शायद इटली से थे। जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कैसा शासन चलता था उन सब के विषय में लिखा है। न्याय प्रणाली कैसी थी, कृषि पर क्या क्या प्रभाव थे, कैसा कृषि व्यवस्था थी, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, धार्मिक जीवन, नगरों की स्थिति तथा जनता के रहन सहन का विस्तृत वर्णन किया है। तो आप लोग याद रखिए, अगर पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन जो आप लोग को बताएं सल्तनत कालीन इतिहास का विदेशी विवरणों का कुछ उदाहरण दे दिए, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए, यानी किस विदेशी यात्री ने सल्तनत कालीन के दौरान कह सकते हैं भारत की यात्रा की, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप लोग अल बिरूनी, इबन बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज़ाक लिख सकते हैं। अल बिरूनी ने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान तथा दर्शन का गहन अध्ययन करके अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना की, जो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आप लोग यह भी जानना चाहिए कि अल बिरूनी पहला ऐसा कह सकते हैं यात्री था जिसने भगवत गीता पढ़ा था। अल बिरूनी ने, आप लोग को याद रखना चाहिए, पूछ लिया जाए तो। इसी प्रकार इब्न बतूता की क्या किताब का नाम क्या है, तो उल रहेला ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का प्रत्यक्ष विवरण यानी जो हुआ था उसी को कह सकते हैं प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, दरबारी जीवन तथा सामाजिक परिस्थितियों का स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में अगर आप लोग को जानना है तो इब्न बतूता का किताब उल रहेला पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट में आंसर लिख दिए, अब तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, उसके विशेषता। विदेशी यात्रियों के विवरणों से यह भी ज्ञात होता है कि भारत उस समय व्यापार और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने भारतीय नगरों की समृद्धि, बाजारों की व्यवस्था, उद्योगों की उन्नति तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं का निष्पक्ष वर्णन किया। इनके विवरणों से तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, न्याय, कृषि तथा जनजीवन की वास्तविक झलक मिलती है। यानी कह सकते हैं विदेशी जो भी यात्री आए थे उन समय क्या क्या हो रहा था, उन सब का कह सकते हैं उन सब के विषय में पता चल रहा था। उन्होंने भारतीय नगरों की समृद्धि के बारे में बताया, बाजार की व्यवस्था कैसी थी, उद्योग की उन्नति हो रही थी, इन सब के विषय में,
विभिन्न धार्मिक परंपराओं में क्या क्या कह सकते हैं प्रथाएं थे, उन सब के विषय में बताया गया है। और इसी प्रकार यद्यपि कुछ यात्रियों ने अपनी व्यक्तिगत धारणाओं या सीमित जानकारी के आधार पर कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी लिखी है, फिर भी अन्य ऐतिहासिक स्रोतों से तुलना करने पर उनके अधिकांश विवरण प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। यानी कुछ कह सकते हैं कुछ जो यात्री थे वो अपने सीमित, जैसे कि कुछ अब देख लिया, जैसे कि क्या कह सकते हैं उदाहरण में सती प्रथा को देख लिया, उन सब के विषय में भी लिख दिया, जैसे कि वो ख़राब था उन सब के विषय में भी लिखा है। तो वह कह सकते हैं थोड़ा, जैसे कि इसमें अतोशक्ति मतलब क्या हो गया, अतोशक्ति मतलब हो गया ऐसा चीज़ बताना जो अल्प ज्ञान हो, यानी उनके विषय में पूरा ज्ञान नहीं हो, फिर भी उनके विषय में अपना राय दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अतः कहा जा सकता है कि विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा वृत्तांत मतलब जो उन्होंने अपने यात्रा के दौरान लिखा गया, कह सकते हैं जो भी किताब या कृति, उन सब को क्या कहेंगे, तो यात्रा वृत्तांत सल्तनत कालीन इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनके बिना उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का समग्र अध्ययन संभव नहीं है। यानी अगर यात्रा वृत्तांत नहीं पाते हैं तो समग्र अध्ययन संभव नहीं है, यानी सब कुछ के विषय में आप लोग नहीं जान सकते हैं। इसीलिए इतिहासकार इन विवरणों को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, आप लोग फिक्स है, यहाँ तक बहुत कम बच्चे देखते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। अब पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ दे देंगे आप लोग को। यहाँ देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक को भी स्किप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे आप लोग के एग्जाम में। मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग को एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 या 15 मार्क्स से। यहाँ 9वां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी। जो आप लोग देखे थे अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल नीति, उसमें भी था और कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में है। तो आप लोग जो वहाँ पढ़े थे थोड़ा अपने से एड ऑन करके यहाँ लिख दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्वेश्चन आएगा, लेकिन दूसरा से रिलेटेड आएगा, यानी दूसरे क्वेश्चन आएंगे। 10वां प्रश्न कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के विषय में ये 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं और 11 नंबर, दोनों इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन का स्वरूप क्या था, यानी जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, यानी दिल्ली सल्तनत के जो भी क्षेत्र में आते थे प्रांत, उन सब में प्रशासन कैसा था, उसी के विषय में आप लोग को बताना है। तो दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय प्रशासन एक सुव्यवस्थित एवं संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी। विशाल साम्राज्य को सुचारू चलाने के लिए राज्य के अनेक प्रांतों या इक्ताओं में विभाजित किया गया था। इनके प्रत्येक प्रांत का प्रशासन सुल्तान द्वारा नियुक्ति इक़्तिदार, अगर पूछा जाए जो प्रांत ये थे उनमें कौन शासक रहता था, तो कह सकते हैं इक़्तिदार बनाया जाता था उस क्षेत्र को, यानी उस क्षेत्र में अच्छे रूप से संगठित तरीके से कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था हो सके, तो उसके लिए क्या बनाया था, तो इक़्तिदार बनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। सूबेदार के हाथों में था, वह सुल्तान की प्रतिनिधि होते था और प्रशासन, न्याय, कर वसूली तथा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियां निभाता था। यानी साधारण तौर पर कह सकते हैं एक व्यक्ति उस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाता था, जिसे इक़्तिदार कहा जाता था या सूबेदार। इक़्तिदार का मुख्य कार्य क्या था, तो मुख्य कार्य था भूमि से कर वसूल, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता उपलब्ध कराना। उसे प्राप्त राजस्व का एक भाग अपने प्रशासन एवं सेना पर खर्च करना पड़ता था तथा शेष राशि केंद्रीय कोष में भेजी जाती थी। सुल्तान के समय समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण करता था ताकि वे अधिक शक्तिशाली होकर विद्रोह ना कर सके। यानी इक़्तिदार जो वहाँ रहते थे वो क्या करते थे, कर वसूली करते थे, वहाँ शांति बनाए रखते थे। और अगर राजा को, यानी जो केंद्रीय में सुल्तान थे, अगर उसको सैनिक की ज़रूरत पड़े तो इक़्तिदारों को सैनिक भेजना पड़ता था अपने यहाँ से। उसे प्राप्त राजस्व, या राजस्व मतलब कर का एक भाग अपने प्रशासन, यानी जो एक कह सकते हैं 1/10 कुछ भी भाग मान लें, जो भी कर भेजा करते थे उनमें एक भाग क्या करते थे, तो अपने सेना पर खर्च करते थे और शेष राशि केंद्र को भेज देते थे, यानी सुल्तान को भेज देते थे। सुल्तान समय समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण, यानी जैसे कि स्थानांतरण मतलब क्या कर सकते हैं, अगर इक़्तिदार यहाँ का है इसको वहाँ कर दिया, ताकि जो अपना सेना वो अपना वह सेना ऐसा ना बना ले कि राजा के विरुद्ध ही क्या कर सकते हैं, राजा के विरुद्ध कह सकते हैं, कह दे कि हम घोषणा कर दे कि हम राजा से अब राजा के अंदर नहीं काम करेंगे, अपना खुद का एक अलग राज्य बना लें।
इसलिए क्या करते थे, स्थानांतरण करते थे। प्रांतों के अंतर्गत जिले तथा प्रागणय होते थे। प्रत्येक जिले में अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो जो राजस्व, न्याय एवं पुलिस व्यवस्था का संचालन करते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, यानी गांव क्या था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव में मुखिया, पटवारी तथा पंचायत स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यानी आप लोग जान सकते हैं कि उस समय भी कैसी व्यवस्था थी। अभी आप लोग संविधान पढ़ते हैं तो गांव मिलता है, पंचायत मिलता है, जिला मिलता है। यानी जिला नहीं था तो पहले क्या था, प्रांत थे, वे भूमि के लेखा जोखा करते थे। यानी जो पंचायत का स्थानीय प्रशासन होता है वो क्या करते थे, भूमि का लेखा जोखा करते थे। कर संग्रह में, यानी कर जमा करने में सहायता करते थे तथा छोटे मोटे विवादों का निपटारा करते थे। प्रांतीय प्रशासन पर केंद्र सरकार का प्रमुख, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अभी भी वर्तमान में भी प्रांत मतलब मान लीजिए आप लोग राज्य, और केंद्र मतलब जो वास्तविक यहाँ केंद्र में आप लोग मान लीजिए, यानी दिल्ली का शासन कर सकते हैं। केंद्र जो कह सकते हैं मोदी, या कह सकते हैं बीजेपी के अंडर है, वह मान लीजिए क्या हो गया, वो केंद्र सरकार हो गया। और ये प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार मान लीजिए। लेकिन जो अभी वर्तमान में राज्य हैं उतने बड़े राज्य प्रांत नहीं हुआ करते थे उस समय। तो गुप्तचर विभाग तथा निरीक्षक समय समय पर अधिकारियों के कार्यों की जानकारी सुल्तान तक पहुंचाते थे। इस प्रशासन में अनुशासन बना रहता था। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीकृत शासन, स्थानीय प्रशासन को संतुलित स्वरूप था। इसी व्यवस्था के कारण सल्तनत अपने विशाल साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सफल रही। यानी देखिए क्या करता था, तो वहाँ से जो भी इक़्तेदार होते थे, इक़्तेदार सूबेदार, आप लोग को बताएं, प्रांत को देख रेख करने के लिए क्या नियुक्त किया जाता था, इक़्तेदार या सूबेदार जो भी कहें उनको नियुक्त किया जाता था। और उसको कह सकते हैं समय समय पर बदला जाता था, ताकि वहाँ अपना वर्चस्व फैला ना सके। यानी वहीं अपना एक, जैसे कि आप लोग को बताएं कि वहाँ अपना राज्य ना बना ले, अपना प्रांत ना बना ले, तो उसके लिए क्या करते थे, तो स्थानांतरण करते रहते थे। आगे बढ़ते हैं और 12वां नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 11वां नंबर हो सकता है नहीं पूछा जाएगा। भक्ति आंदोलन आप लोग जानते होंगे। भक्ति आंदोलन में आप लोग पढ़ेंगे रामदास और जो निजामुद्दीन औलिया, ये सब पढ़ेंगे। ये सब दोनों आंदोलन पढ़ेंगे। जैसे कि भक्ति आंदोलन जब आप लोग पढ़ेंगे तो भक्ति आंदोलन में हिंदुओं के आंदोलन और साथ ही साथ आप लोग पैरेलल पढ़ेंगे मुस्लिम के भी आंदोलन, दोनों साथ एक ही साथ चले थे। जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा, एक बार आप लोग नहीं तो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मुस्लिम शासन देख सकते हैं, मुस्लिम विषय यानी मुस्लिम आंदोलन और हिंदू आंदोलन दोनों एक साथ चले थे। चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, और इसमें निजामुद्दीन औलिया और एक दो प्रसिद्ध जो आप लोग को बताएं, यानी सूफी संतों के विषय में भी पढ़ेंगे आप लोग, सूफी संत, और साथ हिंदू संत के विषय में भी पढ़ेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन भी कवर कर लीजिएगा। सल्तनत कालीन वास्तुकला, यानी कौन कौन से कह सकते हैं प्रसिद्ध भवन या कह सकते हैं किला बनाए गए थे, तो उसी को क्या कह सकेंगे, वास्तुकला, उन सब के विषय में बताना है। तो सल्तनत कालीन वास्तुकला भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थापत्य शैली है, जिसका विकास 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हुआ। इस काल की वास्तुकला भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का सुंदर सामान्य प्रस्तुत करती है। सामान्य मतलब कह सकते हैं मिली जुली। तुर्क शासक अपने साथ साथ मध्य एशिया और फारस की स्थापत्य परंपराएं लेकर आए, जिनकी भारतीय कला एवं निर्माण शैली के साथ साथ सामान्य हुआ। परिणाम स्वरूप एक नई और विशिष्ट वास्तुकला का विकास हुआ, यानी दोनों मिलकर एक नया कला बन गया। आगे बढ़ते हैं, सल्तनत कालीन वास्तुकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो मेहराब थी। मेहराब आप लोग देखें, चलिए बता देते हैं मेहराब कैसा था। जो इस प्रकार के भवन होते थे, थोड़ा आप लोग मैनेज किया, इस प्रकार जो भवन होते थे, यानी अधिकतर मस्जिद यह कह सकते हैं आप लोग देखे होंगे कहाँ, मस्जिद में ही मिलते थे, तो इसी को क्या कहते थे, मेहराब कहते थे। मेहराब, गुंबद तथा ऊंची मीनारों का प्रयोग पहले भारतीय मंदिरों में भी बीम और स्तंभ शैली का उपयोग होता था, जबकि सल्तनत काल में मेहराब और गुंबद तकनीकी का व्यापक विकास हुआ।
इससे भवन अधिक मजबूत और आकर्षक बने। इस काल में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर तथा मजबूत चूने के गारे का व्यापक उपयोग किया गया। भवन की दीवारें मोटी तथा मजबूत होती थी। निर्माण कार्य में स्थायित्व और भव्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मस्जिदों, मकबरों, किलों, महलों, मदरसों तथा सरायों का निर्माण पर बड़े पैमाने पर कराया गया। देखिए, सल्तनत कालीन भवनों पर सुंदर अरबी फारसी सुलेख, कुरान की आयतें, ज्यामितीय आकृतियाँ तथा पुष्प अलंकरण बनाए जाते थे। यानी कौन को सजावटें के लिए कह सकते हैं, ज्यामितीय, ट्रायंगल, ये सब चतुर्भुज ये सब बनाए जाते थे। और फूल आकृतियाँ ये सब भी निर्माण किया जाता था, निर्माण यानी बनाया जाता था। इस्लामी परंपरा के अनुसार मानव एवं पशु पक्षियों का मूर्तियों का प्रयोग बहुत कम किया गया है। सजावट में नक्काशी तथा जालियों का विशेष महत्व था। इस काल की प्रमुख स्थापत्य कृतियों में कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, तुगलकाबाद किला, फिरोज शाह कोटला, ये सब क्या कह सकते हैं, ये सब जो किला है, ये सब जो मस्जिद हैं, ये सब प्रसिद्ध थे उस यानी दिल्ली सल्तनत के दौर में, काल में ये सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला का उदाहरण थे। और अनेक मकबरे विशेष रूप से उल्लेखनीय। इन स्मारकों में तकनीकी उत्कृष्टता, कलात्मक सौंदर्य तथा मजबूत निर्माण शैली का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का सबसे बड़ा योगदान यह था कि इसी शैली ने मुगल स्थापत्य कला की नींव रखी। बाद में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी तथा ताजमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण में भी इसी परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जो भी बाद में ये सब देख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी तथा ताजमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतें, ये सब किससे इंस्पायर हुआ है कह सकते हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत के जो वास्तुकला है उन्हीं सब से इंस्पायर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अंततः कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, सल्तनत कालीन वास्तुकला भारतीय एवं इस्लामी स्थापत्य परंपराओं का उत्कृष्ट संगम है। इसने भारतीय कला को, संस्कृति और स्थापत्य इतिहास को नई दिशा प्रदान की तथा आज इसके स्मारक भारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी जो भी वास्तुकला आप लोग को बताएं वो सब सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसी प्रकार आप लोग आंसर लिख दीजिए। यहीं तक करते हैं वीडियो। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। कैसे हैं आप सब?